हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हम लोग समाकलित वेग इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे, समाकलित वेग जो निकाले थे k इक्वल टू x अपान टी, तो शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया होगी तो इस समीकरण का पालन करेगी। k इक्वल टू x अपान टी जो समीकरण है इसका पालन करती है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया देखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया k इक्वल टू x अपान टी समीकरण का पालन करती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर हम लोग अर्धायुकाल की बात करें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की बात किया जाए बच्चों, तो अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू ए अपान टू के। ए अपान टू के, ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, अपान टू के क्या है? आप सभी लोग जानते हैं वेग स्थिरांक। ठीक ना, तो ए अपान टू के जो समीकरण है इसका पालन करता है। तो अर्ध आयुकाल जो होगा वो टी हाफ इक्वल टू ए अपान टू के समीकरण का पालन करेगा। और यदि हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग की बात करें तो वो k इक्वल टू x अपान टी समीकरण का पालन करेगा। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया k इक्वल टू x अपान टी समीकरण का पालन करेगी जो समाकलित वेग से हम लोग निकाले थे। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की बात करें तो ये टी हाफ इक्वल टू a अपान टू के समीकरण का पालन करती है। ठीक है, आगे देखिए। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, ये सदैव स्थिर होती है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव क्या होगा? स्थिर होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होगा वो निश्चित होगा, स्थिर होगा। बात समझ में आया? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग को हम लोग परिवर्तित, एक निश्चित ताप पर परिवर्तित नहीं देख सकते। ठीक ना, उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होता है? स्थिर होता है। अगला पॉइंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में जरूर परिवर्तित होती है। ठीक ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण होगी, अधूरा नहीं होगी। ठीक ना, सदैव अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक। वेग का मतलब आर, वेग स्थिरांक मतलब के। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की बात करें तो इनका मात्रक एक ही होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग की बात कर लीजिए या शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात कर लीजिए, दोनों का मात्रक क्या होता है? एक होता है। दोनों का मात्रक हम लोग पिछली वीडियो में निकाल कर देखें। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, यदि t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता x1 है ना, कोई t1 समय है उस पर उत्पाद की सांद्रता कितनी है? x1 है। और t2 समय पे उत्पाद की सांद्रता x2 है ना। देखिए, t2 समय पे उत्पाद की सांद्रता x2 हो तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है k, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? k इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, ये समीकरण होता है ना। x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, ये समीकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेग स्थिरांक। क्या निकालेंगे बच्चों? वेग स्थिरांक। तो इतनी बातें जो आपको 5-6 पॉइंट हमने यहाँ पे दिखाया, ये 5-6 पॉइंट जो है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण में आते हैं, है ना। एक एक करके इसको अच्छे से लिखेंगे आप। अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है ना, प्रथम घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए,
एथिलीन की अगर हम बात करें, एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो एथेन बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेग लिखें R इक्वल टू K, तो C2H4 जो होगा यानी कि एथिलीन जो है इसकी सांद्रता पे घात कितना होगा 1, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसी तरह से एग्जाम्पल आप देखेंगे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 2 ट्राई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो इसकी भी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता का घात 1 है। इसका मतलब ये भी अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक ना बच्चों, हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को देखकर नहीं बता सकते ना। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये प्रायोगिक मान होता है, निकाला गया मान होता है। इसको हम लोग देखकर बता नहीं सकते कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है। इसको प्रयोग द्वारा आप निकालते हैं। ठीक ना, तो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के मात्रक की बात कर लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वेग का मात्रक सबके लिए एक ही होता है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वेग स्थिरांक की बात कर लें तो वेग स्थिरांक निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, है ना, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इससे हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स से ज्ञात किया जाता है। अतः मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस, देखिए 1 माइनस n की जगह पे क्या रख दिया हमने 1, क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है। ठीक ना, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 1 का मतलब 0, और किसी पे 0 का मतलब पावर, किसी के पावर 0 का मतलब वैल्यू होती है 1, यानी कि सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा बच्चों, सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। आगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। ठीक है, देखते हैं बच्चों इस टॉपिक को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है जिसमें अभिकारक A है और उत्पाद, ठीक ना, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो अभिकारक A की जो सांद्रता ली गई है ना, प्रारंभिक सांद्रता जो ली गई है, वो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है बच्चों, स्मॉल a, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, यानी रासायनिक अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। उस समय अभिकारक जो A है उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो हमने लिया है उसको हमने मान लिया स्मॉल a, है ना, स्मॉल a। इसका मतलब उत्पाद का निर्माण क्या होगा, 0, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो अभिकारक से उत्पाद बनना है। अभिकारक अगर जितना लिया गया उतना पूरा है, रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है, तो उत्पाद का निर्माण 0 होगा। देखिए t इक्वल टू टी डैश टाइम पे, मतलब एक समय बीत गया और A में से x मोल खर्च हो गया, यानी कि उत्पाद कितना बना x, क्योंकि अभिकारक से जितना खर्च होगा उतना ही उत्पाद का निर्माण होगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी, x उत्पाद कितना बना x, और अभिकारक की सांद्रता कितनी बच गई, a माइनस एक्स। तो यदि हम इस अभिक्रिया की दर लिखना चाहें बच्चों तो dx अपॉन dt लिखते हैं। क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स, अंतिम सांद्रता है ना, a माइनस एक्स का पावर 1, तो 1 लिखे या न लिखे बात एक ही है। ठीक ना, तो के a माइनस एक्स हो गया, के a माइनस एक्स। अब देखिए x वाली वैल्यू हम एक तरफ करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स, और dt को इधर कर दिए तो ये क्या हो गया, k dt। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, a माइनस एक्स, देखो यहाँ dx था तो a माइनस एक्स वाला पद हमने उधर कर दिया और dt को इधर कर दिया, तो हो क्या गया, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन साइन हमने लगा दिया, देखिए तो dx अपॉन a माइनस एक्स, समाकलन की लिमिट है 0 टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट k, क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर हमने रख दिया, और यहाँ पे dt का समाकलन करेंगे, इसकी लिमिट होगी 0 टू t। ठीक है, देखते हैं बच्चों, जब हम लोग dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन करते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस लॉग e a माइनस एक्स, है ना,
लॉग ई जो है इसको हम लोग प्राकृतिक लॉग बोलते हैं, ठीक ना। तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इजकल टू के टी प्लस सी, इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? समीकरण 1, ठीक ना। एक बार फिर से देखिए, dx अपॉन ए माइनस एक्स का लॉग, इसका समाकलन आ गया माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, के कांस्टेंट था, dt का समाकलन t हुआ और समाकलन स्थिरांक क्या आ गया c, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, तुलना करते हैं बच्चों, t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू क्या थी? 0। देखो t इक्वल टू 0 टाइम पे x कितना बना था? 0 ही तो बना था। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू 0 है, तो यही मान समीकरण 1 में जरा रखते हैं। देखिए तो log e a माइनस एक्स के जगह कितना रख दिया गया? 0 इज इक्वल टू के, टी की जगह भी कितना रख दिया गया? 0। तो यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी, यानी c बराबर हो गया माइनस लॉग ई ए, माइनस लॉग ई, बेस क्या है? e, और a प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। देखिए बच्चों, यहां से c की वैल्यू निकल गई माइनस लॉग ई ए इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो सी का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, ये सी का मान फिर से आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, जहां था वहां पे सी का मनवा रख दिया हम लोगों ने माइनस लॉग ई ए। देखिए माइनस लॉग ई ए, ठीक ना। तो अब जरा देखिए, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो बताइए क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इजकल टू के टी। अब लॉग का फार्मूला हम लोगों को पता है, माइनस है, तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इजकल टू, ये क्या हो जाएगा? के टी। अब यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों, यदि हमारे पास लॉग की वैल्यू, अगर लॉग का बेस ई है और उसको बेस हम लोग 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.303 ना, 2.303, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लॉग का बेस ई है वो लॉग का बेस 10 हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करने पर 2.303 से गुणा करने पर, देखिए तो KT इक्वल टू, KT इसको हमने पहले लिख दिया, KT इक्वल टू, यहाँ पे हम इसके पहले इतनी वैल्यू के पहले 2.303 लिख दिए। अब log e के जगह पे अब log 10 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या है? a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक ना। तो इसको देखिए, t को हम इधर कर देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग, ठीक ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग, एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोगों ने एक रासायनिक अभिक्रिया माना जैसे अभिकारक ए है और ये उत्पाद बना रहा है, इसकी t इक्वल टू 0 टाइम पे प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a थी और उत्पाद क्या बनेगा? 0, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। t इक्वल टू 0 टाइम पे रासायनिक अभिक्रिया यदि मान लेते हैं t डैश टाइम पे, है ना, t इक्वल टू t डैश टाइम पे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो गई और a में से x मोल खर्च हो गया, तो जितना a में से जितना मोल खर्च होगा उतना ही उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक ना। यानी कि अभिकारक की सांद्रता जितना घटेगी उतना ही उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक ना। अब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो पावर कितना होगा? 1, और 1 को लिखे या न लिखे बात तो एक ही है, ठीक ना। तो a माइनस एक्स हो जाएगा। अब जरा देखिए, x वैल्यू जो होगी एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? dx अपॉन a माइनस एक्स नीचे आ गया और dt को उधर कर दिए तो ये हो जाएगा k dt, ठीक ना। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिमिट लेंगे 0 टू x, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट 0 टू t ना, और ये क्या है? dt। तो समाकलन करेंगे इसका, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक ना, a माइनस एक्स आएगा, इक्वल टू क्या होगा? k dt का समाकलन t और समाकलन स्थिरांक c रख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। अब इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो तुलना करते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू 0 थी ना, t इक्वल टू 0 टाइम पे x कितना बना था? 0। तो कह रहा है ये मान समीकरण 1 में रखिए, तो देखिए जहां पे x है और जहां पे t है वैल्यू हम लोग वहां पे 0 रखेंगे ना, तो log बेस माइनस लॉग
बेस ई a माइनस एक्स के जगह पे कितना हो गया 0 इजकल टू के, टी के जगह पे भी 0 हो गया तो c हो गया। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो c बराबर कितना हो गया माइनस लॉग बेस ई ए, तो ये c की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुनः समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 यही है ना, इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो देखिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इजकल टू के टी प्लस c जहां था वहां पे हमने कितना रख दिया माइनस लॉग बेस ई ए, ठीक ना। ये माइनस लॉग बेस ई ए जो है इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इजकल टू के टी। अब लॉग का फार्मूला लगा देंगे तो लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा के टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको हमने पहले लिख दिया के टी इजकल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए टी को इधर कर देंगे तो के इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए माइनस ए सॉरी ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग हो गया ना। अगर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की बात करें तो यही फार्मूला होता है बच्चों जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का भी हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर लेते हैं, देखते हैं। अर्धायु काल की परिभाषा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। यहाँ पे टी इक्वल टू टी हाफ, जैसे ही हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे तो जहां पे टी होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग निकाले हैं ना, इसमें जहां भी टी होगा उसमें हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण कितना कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं ना, समीकरण 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे t इजिकल टू टी 1/2 x इजिकल टू a/2, आधा प्रारंभिक सांद्रता a है तो उसका आधा a/2 ही ना होगा, तो x की वैल्यू a/2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये दिख रहा है ना, इसी में रखिए तो k इजिकल टू 2.303 अपॉन t के जगह पे देखिए हमने कितना रख दिया t 1/2 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स था, तो x के जगह पे कितना रख दिया गया बच्चों a अपॉन 2, तो a में से a अपॉन 2 घटेगा तो a/2 बचेगा ना, a में से a/2 घटा देंगे तो a/2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 1/2 लॉग बेस 10 a अपॉन यहाँ पे नीचे क्या बचा था a/2, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ लॉग बेस 10 2, ठीक है, यानी log 2 की वैल्यू हम लोगों को रखना है। log 2 की वैल्यू हमको पता कितना है बच्चों 0.3010 ना, 0.3010, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इनटू log 2 की वैल्यू हमने रख दिया 0.3010, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ को इधर कर दीजिए तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग समाकलित वेग भी निकाले और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल भी निकाल लिए, ठीक ना बच्चों। ऐसे डेरिवेशन किया जाएगा, आप बार बार वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।